नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम परपड़गंज विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष कैलाश यादव जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में सर आपका। सबसे पहले सर कांग्रेस जनता पार्टी की बात कर लेते हैं। आज मैं धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा आया सर सामने, क्या कहेंगे इस पर? क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे कहीं ना कहीं वो विफल होते हुए दिख रहे हैं सर? नहीं, ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे वो विफल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी तो उसकी पहली प्रायोरिटी जो है वो इस देश के नागरिक और युवा थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने संसद में एंट्री होते वक्त जो है अपना नतमस्तक होकर के और सर झुका करके नमन किया था और कहा था कि इस देश में जो विजन लेकर के हम आए हैं उसको हम पूरा करेंगे। और आप उसी चीज को देखिए कि कहीं ना कहीं क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनके ऊपर सभी को पूरी जानकारी नहीं हो पाती। ऐसा नहीं है कि ये जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनको इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, बहुत अच्छे सुधार किए उन्होंने शिक्षा में। जब पेपर लीक जैसा जो मुद्दा है वो पिछली सभी सरकारों में था। 2004 से लेकर 2014 तक लगभग 190 बार पेपर लीक हुए थे, लेकिन आपने देखा कि क्या उन सरकारों ने कोई काम किए उसके खिलाफ? नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं किया, या छात्रों ने भी इस प्रकार का कोई आंदोलन उनके खिलाफ नहीं किया। लेकिन क्योंकि ये देश के जो युवा वर्ग है और देश के जो युवा छात्र हैं उनको ये पता है कि अगर कोई अच्छा काम कर सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। उनको उम्मीद प्रधानमंत्री जी से है, उनको उम्मीद मोदी जी से है कि ये ऐसा व्यक्ति है जो इस काम को कर सकता है। इसीलिए उन्होंने जो है अपना विजन रखा। और जब ये पेपर लीक हुआ, अभी पीछे आपने देखा, तो पेपर लीक होने के बाद सरकार की पहली प्रायोरिटी रही, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और 13 या 14 लोग जो है वो अरेस्ट किए गए, जेल में डाले गए। उसके बाद दूसरी प्राथमिकता रही कि कैसे बच्चों का साल खराब ना हो और बच्चों के पेपर दिलवाए जाएं, तो तुरंत जल्दी से जल्दी नीट यूजी के पेपर दिलवाए गए। लगभग 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिए, जिसमें से 11.5 लाख बच्चे पास हुए और उन बच्चों को एमबीबीएस में एडमिशन मिलेगा। तो सरकार ने जिस तेजी के साथ काम किया, बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए तो सरकार संवेदनशील थी और जागरूक थी। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने जल्दी से जल्दी इस काम को करके दिखाया। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने भी, जब ये आंदोलन शुरू हो गया, उसके बाद लगातार इस पर कार्रवाई करते हुए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करने की योजना तैयार की और इसमें जितने अच्छे सुझाव हो सकते थे वो सुझाव पूरे करने की सरकार ने भरसक कोशिश की। सर, मैं देख लेता हूँ, 2 दिन पहले की बात कर लेता हूँ, जो छात्रगण थे उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, पुलिस वाले भी जख्मी होते हैं। ये सारे जो जख्मी हुए, मारे गए, पीटे गए, इन सबके बाद ही प्रधान जी का इस्तीफा होता है। ये कोई महत्वपूर्ण सूचना है, क्या है, या सोची समझी साजिश रहती है सर पहले से? देखिए, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी साजिश थी ये देश को, जो मजबूत देश जो की तरक्की की राह पे आगे बढ़ रहा है, पूरे विश्व में भारत की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा विचलित है बहुत सारे ऐसे देश जो कि भारत की तरक्की से जो है जलते हैं और नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे। तो जब इस प्रकार के कोई आंदोलन होते हैं तो उनको सबसे ज्यादा हवा दी जाती है। आपने देखा कि इस आंदोलन के अंदर जो है जो छात्र आए थे उनकी संख्या कम थी, उनके जो सहयोगी के तौर पर आए थे उसमें बहुत सारे विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता या अन्य ऐसे लोग थे जो उपद्रवी थे या जो सिर्फ किसी तरीके से इस सरकार के हमेशा से खिलाफत करते आए हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये सरकार गिरे। तो वो लोग समर्थन करने आए और उन लोगों ने दंगा फसाद किया, पुलिस के ऊपर हमला किया, इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की। आप सबने खूब खुलेआम देखा होगा और आपने ये भी देखा होगा कि किस प्रकार के स्टूडेंट आए, जिनको स्टूडेंट कहा गया, किस प्रकार के लोग आए जो प्रधानमंत्री जी की मां को गाली दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हैं, ऐसे गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि मेरे मुंह से मतलब निकल नहीं रहे। क्योंकि अगर कोई पेरेंट्स अपनी बेटी के मुंह से ऐसे शब्द सुन रहा होगा तो सोचो कि उस पर क्या बीत रही होगी। इतने गंदे शब्द, और ऐसे व्यक्ति के लिए जिसकी उम्र कितनी ज्यादा है, आप देखो ना, 70-75 साल के एक व्यक्ति के लिए ऐसी अभद्र भाषा, इतने गंदे शब्द यूज कर रहे हैं और उनकी पिक्चर नीचे बना करके उसके ऊपर किस प्रकार से वो
प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सोचो ना, क्या ऐसे आंदोलनकारी होते हैं क्या? या किसी भी देश में इस प्रकार से प्रधानमंत्री को गाली देने की प्रथा है क्या? तो ये बहुत निंदनीय नहीं है क्या? किसी विपक्षी दल ने इसकी निंदा की क्या? ये घोर निंदा करनी चाहिए। ऐसे आंदोलनकारी नहीं होते हैं। जो आंदोलन करते हैं वो शांति के साथ करते हैं, सरकार को अपना सुझाव देते हैं। जब सरकार को लगा कि हाँ बच्चे वास्तव में सीरियस हैं इस चीज को, सरकार ने लगातार उनसे संवाद किया और संवाद करने के बाद उनकी जो भी मांगे थी उनको माना। और सरकार ने, देखिए, सरकार इस देश की सुरक्षा को सबसे पहले मानती है, सरकार इस देश के नागरिकों की सुरक्षा को सबसे पहले मानती है, इसलिए सरकार को झुकने में कोई परहेज नहीं था। सरकार को लगा कि हाँ, हमारे अगर थोड़ा सा झुक जाने से ये चीजें ठीक होती हैं और देश का नुकसान नहीं होता है, युवाओं का नुकसान नहीं होता है, तो सरकार, इस वजह से सरकार झुकी। लेकिन सरकार अपना प्रयास लगातार जारी रखे हुए है करने का। और मोदी जी की तो ये एक इच्छा शक्ति रहती है कि कैसे वो युवाओं के लिए अच्छे काम कर सकें। शिक्षा में सुधार उनकी प्रायोरिटी में है और उनको तो ये बहुत अच्छा मौका मिला है, युवाओं ने बहुत अच्छा मौका दिया है कि शिक्षा में बड़ा सुधार कर सकें वो, और उस राह पे वो चल दिए। अब उनको युवा साथियों का भी सहयोग मिल गया। तो ये विपक्षियों पे भरोसा नहीं था, युवा छात्रों को विपक्षियों पे भरोसा नहीं था, उनको प्रधानमंत्री पे भरोसा था। तो एक अच्छा काम हुआ है। और देखिए, शिक्षा में सुधार होगा। हम सभी लोग चाहते हैं कि देश में शिक्षा में सुधार हो, चाहे वो आवाज किसी ने भी उठाई हो, उससे कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। कैलाश जी, आपसे जानने की कोशिश करते हैं सर, जिस तरह से आप इंटरव्यू में कह रहे हैं कि उन्होंने, सरकार ने अपनी मांगे जो थी छात्रों की, उनकी ये मांगे मांगी गई है, मंगवाई गई है, इसको लेके भी आप स्पष्ट करेंगे हमारे दर्शकों को? कहीं ना कहीं सरकार जिस तरह से मांगे को मांगी है, कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे क्या नीट पेपर को लेकर? नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना नहीं है। आप देखिए, मैं आपको बताऊं, धर्मेंद्र प्रधान जी जब शिक्षा मंत्री बने उसके बाद से लेके लगातार उन्होंने अच्छे काम किए शिक्षा में। आपने देखा कि जो पाठ्यक्रम, मुगलों का जो पाठ्यक्रम पुस्तकों में था उनको हटाने का कार्य उन्होंने किया। उसके बाद जो पेपर लीक हुआ उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए जिन लोगों ने किया था उनको जेल में डलवाने का काम उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने तुरंत जो नीट यूजी का पेपर था उसको करवाने का काम तुरंत उन्होंने किया। तो बहुत तेजी के साथ उन्होंने काम किया। और देखिए, ये व्यवस्था और ये सब चीजें नीचे के अधिकारी भी देखते हैं, खाली शिक्षा मंत्री इस चीज को नहीं देखता। लेकिन उन्होंने इस चीज की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया, क्योंकि उनके इस्तीफे से कोई बदलाव नहीं होने वाला, बदलाव व्यवस्था में सुधार करने से होने वाला था। अभी आप एक बार बताइए, उनके इस्तीफे से क्या फर्क पड़ जाएगा? व्यवस्था तो बनानी पड़ रही है ना, व्यवस्था में सुधार तो करना पड़ रहा है ना। अगर पेपर लीक, अगर कहीं पर पेपर तैयार हुआ और तैयार होने के बाद वो प्रिंटिंग होने गया और वहां से वो लीक कर दिया गया, या जिन प्रोफेसर या जिन अधिकारी जिन्होंने पेपर तैयार किया अगर उन्होंने उसको लीक कर दिया गया, तो उसमें मंत्री का क्या दोष? नहीं तो, लेकिन हाँ, जवाबदेही बनती है। तो जवाबदेही के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया, क्योंकि कुछ जो कॉकरोच पार्टी के लीडर्स थे वो और विपक्षी थे, वो इस बात पे अड़े हुए थे कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। उनको लगा कि इनके इस्तीफा देने से सुधार होगा। तो सरकार ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा मसला है तो इस्तीफा दे देते हैं, कोई बात नहीं। भाई, इनको संतुष्टि होनी चाहिए, सरकार को तो काम करना है ना। वो नहीं आएंगे, कोई दूसरा आएगा काम करे। सरकार को तो काम करना है, शिक्षा में सुधार करना है। जो सर अन्य पार्टी है उनको लगता है कि बहुत बड़ी जीत मिली है उनको आज, इसको लेके भी कुछ स्पष्ट करेंगे दर्शकों को? सर, अन्य पार्टियां तो अपना राजनीतिक स्वार्थ ढूंढ रही थी। आपने जैसा देखा, जब ये आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन शुरू होने के लगभग 15-20 दिन तक कोई भी नहीं गया छात्रों के आंदोलन में। उसके बाद धीरे धीरे आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी और तुम्हारा आरजेडी और अन्य पार्टियां और किसान संगठन के लोग और बहुत सारे लोग उस मंच पे धीरे धीरे जाने लगे। वो अपना समर्थन उनको दिखाने लगे, क्योंकि उनको ये लगा कि हम कैसे इससे राजनीतिक लाभ ले सके। क्योंकि देखो, जितने विपक्षी दल हैं या जो सरकार विरोधी लोग हैं, उनको जब मंच मिलना शुरू होता है ना, तो उनको ये लगता है कि अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का एक मौका हमारे हाथ में आया है, और फिर उस जगह पर जाकर के वो अपना प्रयास शुरू कर देते हैं। लेकिन उनका ये प्रयास विफल हो गया। सरकार इस षड्यंत्र को भांप गई। जो विदेशी फंडिंग हो रही थी, बाहर के देशों से पैसा आ रहा था आंदोलनकारियों को, और इस देश की सरकार को और इस देश को नुकसान पहुंचाने की जो घोर कोशिश हो रही थी, उसको सरकार ने विराम लगाया है। और ये सरकार बहुत ही सीरियस होकर के काम करेगी। जांच इसकी जरूर होगी कि कौन लोग इसमें सम्मिलित थे,
किन लोगों ने करीबन 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, किस प्रकार प्रधानमंत्री जी को गाली दी गई है, किस प्रकार देश विरुद्ध कार्य किए गए हैं, देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई है, और जो गुंडे मवाली इस आंदोलन में घुसे थे उनके चित्र सब पुलिस के पास हैं, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। वही कैलाश सर, आपसे एसआईआर को लेकर बात कर लेते हैं सर। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी दिल्ली के अंदर चल रही है सर। कहीं ना कहीं जो अन्य पार्टी के लोग हैं वो डर का माहौल बना रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वोट है उनको दरकिनार कर दिया जाएगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं, आपकी पार्टी सहमत है जो इस तरह का डर का माहौल बना रही है? इसको किस तरह से आप स्पष्ट करेंगे जनता के बीच, हमारे दर्शकों को साझा करें सर? नहीं, मैं विपक्षी पार्टियों की इन चीजों से सहमत नहीं हूं। विपक्ष वाले जो है ना, वो कभी भी देश हित या समाज हित या देश की जनता के हित के विषय में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं। आप ये देखिए, एसआईआर जो हो रही है, मेरे खुद के क्षेत्र में हो रही है। एक पर्टिकुलर हमारे जो 4 बूथ हैं, जो हमारा एरिया है, वहां पर उस एसआईआर की प्रक्रिया को मैं भी साथ में बीएलओ के साथ देख रहा हूं, और जो लोग हैं, हमारे पारिवारिक लोग हैं और लोग हैं, उनकी भी मनमानी की कर रहा हूं। तो एसआईआर में देखो बड़ा स्पष्ट है कि एक तो 2002 का डाटा है, जिनके पास वो 2002 के डाटा के अनुसार अपना फिलअप कर सकते हैं। उनके माता पिता हैं, उनके दादा दादी हैं, या कोई भी हैं, उनके माध्यम से, अगर वो खुद भी हैं तो भी उसमें अलग अलग कैप्शंस हैं, उसके अनुसार वो उसको फिलअप कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे ऐसे लोग मिल रहे हैं हमें कि जो शिफ्ट हो चुके हैं, मतलब यहां से जा चुके हैं, कुछ दिल्ली छोड़ के जा चुके हैं, कुछ कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो वो उन लोगों के वोट कटने चाहिए। दूसरा, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो भी उस सूची में है, तो वो भी काटे जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका वोट ही नहीं, फर्जी बना हुआ है, जब जा रहे हैं तो वो मिल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसी चीजें जेन्युइन हो रही हैं, और ये ठीक है, सुधार, वोटर लिस्ट में सुधार होगा और इससे पूरी एक व्यवस्था का ठीक से पता चलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग हैं उसके लिए पूरा प्रावधान कर रखा है कि जो लोग अगर किसी कारणवश रह जाएंगे या उनका छूट जाएगा तो वो बना सकते हैं, अपना पूरा प्रूफ रखें और पूरा उनका बनेगा वोट। सर, कुछ जगहों पे जो बीएलओ बिठाए गए उन्हें धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, कुछ ऐसी वारदात आपकी पटपड़गंज विधानसभा में तो नहीं सुनने को मिली सर? नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसी नहीं मिली। बीएलओ को काफी सपोर्ट मिल रहा है, और जो बीएलओ हैं लोगों के पास जा रहे हैं, लोग काफी प्यार से उनसे डील कर रहे हैं और पूरा करवा रहे हैं। देखो, कुछ जगह पे थोड़ा बीएलओ जो है वो फ्रस्ट्रेट हैं, उनका रीजन है कि कभी इस प्रकार के काम उनको मिले नहीं है, उन्होंने स्कूलों में बैठ करके काम किया होगा या वैसे, अब जो उनको एक नई जिम्मेदारी इस प्रकार की मिली है उसमें उनको घर घर घूमना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। लेकिन हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं इन चीजों में। ऐसा पटपड़गंज विधानसभा या मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं आया है, स्मूथ काम चल रहा है, ठीक काम चल रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और सब लोगों से, मेरी दर्शकों से भी और मेरी जनता से भी उम्मीद है कि भाई, उन लोगों से निवेदन है कि आप जो ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म उनसे लीजिए और अपने फॉर्म भर करके जल्दी से जल्दी जमा करवाइए, ताकि ये प्रक्रिया जल्दी से जल्दी क्लोज हो सके। और अगर आपको उस फॉर्म को भरने की जानकारी नहीं है तो अपने निकटतम जो आपके पार्टी के कोई सीनियर कार्यकर्ता हैं या बीएलओ से खुद भी उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और प्रॉपर फॉर्म को भरिएगा ठीक तरीके से। ये ऑनलाइन भी है क्या? हाँ, ये ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी आप करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी भरा जा रहा है फॉर्म, बिल्कुल। हाँ। कैलाश सर, जाते जाते अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे कर लूंगा। अयोध्या राम मंदिर करोड़ों की आस्थाओं से जुड़ा राम मंदिर, वहाँ पे नोटों की चोरियां हो जाती है, सोनों की चोरियां हो जाती है। कहीं ना कहीं जो आरएसएस से जुड़े प्रमुख लोग हैं, चंपत जी हो गए, अनिल मिश्रा जी हो गए, इनका नाम आता है सर। क्या आपको लगता है ऐसे सज्जन लोग का नाम आना कहीं ना कहीं गलत है सर? सर देखिए, जब राम मंदिर में चोरी वाला मुद्दा आया तो उसको सबसे पहले सरकार ने ही उठाया, बीजेपी के लोगों ने ही उठाया, और बीजेपी के ही लोगों ने उसके ऊपर शुरू की जांच, और जो लोग इस चीज में शामिल थे उनके घर से बरामदगी भी की गई। उसके बाद ही समाजवादी पार्टी और बाकी लोगों ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया, क्योंकि आप ये देखिए ना कि हमारी सरकार जो है वो पूरी संवेदनशील है किसी भी चीज के पीछे। राम मंदिर में चोरी कोई भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की या संघ के लोगों ने नहीं की, एक व्यवस्था थी, कुछ बैंक के कर्मचारी थे और कुछ जो इस नगद राशि को गिनने के लिए जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, तो उन लोगों ने इसमें गलत काम किया, उन लोगों ने चोरी की, और जिन जिन लोगों ने चोरी की उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की गई, एसआईटी गठित की गई और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, उनके घर से बरामदगी भी की गई है। और उसके बाद जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट ने तुरंत मीटिंग बुला करके ट्रस्ट ने उसमें बहुत सारे बदलाव किए हैं और अभी भी वो प्रक्रिया चल रही है।
तो देखिए जब किसी इतने वर्षों के बाद दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके बाद जो व्यवस्थाएं उसमें लगाई गई, जब हम कहते हैं ना कि जब हम किसी चीज को सजाने और संवारने में लगते हैं तो कुछ ना कुछ त्रुटियां भी रह जाती हैं। तो ये एक त्रुटि है, जानबूझ करके किसी, ये त्रुटि है। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी ने या आरएसएस ने, इन लोगों ने कोई चोरी या ऐसी चीज नहीं करी है। ये जो वहां जो व्यवस्था में लोग थे जो नोट गिनती करते थे, उन लोगों ने चोरी की है और उन लोगों ने चोरी की और उस व्यवस्था में जहां जहां कमियां थी उसको दूर करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये एक आदत बन गई है विपक्ष की और उनकी कि वो किसी भी मुद्दे को अत्यधिक तरीके से ऐसे उठाते हैं कि उसमें सारा दोष जो है उनका लगा देते हैं, जो लोग उस व्यवस्था को ठीक करने में लगे हुए हैं। आप एक बताइए, जो जिनका नाम आ रहा है अपने चंपत राय जी, आप ये देखिए कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड क्या है। आज आप उसकी पूरी उसका बैंक बैलेंस, उसका घर बार, उसकी सारी चीज खंगाल लीजिए, कुछ नहीं है उसके पास। उस व्यक्ति ने भरोसा करके कुछ लोगों की जिम्मेदारी लगाई, उन लोगों ने जिन लोगों को व्यवस्था में लगाया वो चोर निकले। अब वो व्यक्ति भी क्या करेगा, वो तो विश्वासघात उसके साथ हुआ ना। बिल्कुल। तो लेकिन उसके बावजूद भी चीजों में सुधार किया जा रहा है और उसके लिए भी सख्त कानून बनाया जा रहा है। ऐसे कानून की भी डिमांड की जा रही है कि ऐसा कृत्य करने वालों को फांसी तक लगाई जाए। तो इस प्रकार की चोरी करने का कृत्य जो करेंगे उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा और राम मंदिर ट्रस्ट में भी बहुत बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो है सरकार पूरा गंभीर है और देख रही है। और उत्तर प्रदेश सरकार और हमारे योगी जी जो हैं वो बहुत सीरियस इस चीज के पीछे। ये विपक्षी जो है ना, विपक्षियों ने तो ना तो राम मंदिर के लिए चंदा दिया है, ना राम मंदिर से उनको कोई लेना देना है, ना वो राम मंदिर में कभी गए, ना उनको राम मंदिर की व्यवस्था से कुछ लेना देना है। उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है कि कैसे उनको अपना राजनीतिक लाभ लिया जाए, तो बस उस चीज पे लगते हैं। लेकिन देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है, वो सब जानती है अच्छा कौन है, बुरा कौन है और किसको उन्हें चुनना है। सर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का भी नाम आ रहा है, इस बात से भी सहमत हो आप, जो चोरी की बात? बिल्कुल। समाजवादी पार्टी ये कहती है कि ये मुद्दा हमने उठाया है, हमने ये खुलासा किया है। भाई तुम ये बताओ ना, तुम्हें पता कैसे चला? बिल्कुल। जब आप राम मंदिर में नहीं हो, आप राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं हो, आप किसी व्यवस्था में नहीं हो, तो आपको कैसे पता चला कि वहां से चोरी हुई? क्या आपने चोरी करवाई? या आपके कुछ लोग सम्मिलित थे इस कांड को करवाने में कि कैसे हम सरकार को बदनाम करें? तो कहीं ना कहीं ये एक शंका पैदा करता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस कृत्य में विपक्ष शामिल हो। केजरीवाल जी कहते हैं 200 करोड़ का गोल। अजी मैं कहता रहा हूं कि इन लोगों को कैसे पता है कि हमें नहीं पता, इन लोगों को कैसे पता है कि 200 करोड़ की 100 करोड़ या 300 करोड़? इनके पास ये संख्याएं लेके कौन आता है और कौन इनको बताने आता है? या इन्होंने चुरवा के खुद रख रखी है? भाई इनको कैसे पता चलता है? ये बताए ना कि तुम्हें कहां से पता चला, कौन व्यक्ति ऐसा वहां बैठा है अंदर जो तुम्हें ये चीज बता रहा है, वो चुरा रहा है और तुम्हें बता रहा है, या तुम चुरवा रहे हो या तुम करवा रहे हो ये सारी साजिश? तो कहीं साजिश करता ये खुद ही ना निकले, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है ये भी आम आदमी पार्टी। हो सकता है जो ये बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार की बात कर रहे हैं और जिस प्रकार के तथ्यों को रखने की कोशिश कर रहे हैं और जैसी ये इन शब्दावली इन लोगों की, उससे तो ये लगता है कि ये शामिल है। क्योंकि कितनी चोरी हुई, क्या चीज हुई, इनको सबको कैसे पता है? किसी को नहीं मालूम। तो या तो ये मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं अपनी तरफ से, और या फिर ये उस कृत्य में शामिल हैं। तो प्रभु श्री राम इनको देंगे दंड अच्छा सा, क्योंकि प्रभु भी देखते हैं ना कि असली सेवक कौन है, सेवा कौन कर रहा है और कौन उनका इस्तेमाल कर रहा है। तो प्रभु श्री राम भी कहीं ना कहीं इनको दंडित करेंगे और समय आएगा। जाते जाते कैलाश सर कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, मैं तो दर्शकों को यही कहूंगा कि देखिए अभी ये बहुत बड़ा आंदोलन जो कि कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जो किया जा रहा है और युवाओं की उसमें भागीदारी, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं युवाओं की भागीदारी है, क्योंकि युवा कुछ सीरियस हैं इस चीज के लिए कि शिक्षा में बड़ा सुधार होना चाहिए। नीट पेपर जो लीक हुआ है उसके लिए, और सरकार ने उसमें कदम बढ़ाते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है तुरंत संवाद स्थापित किया युवाओं के साथ
और उन्होंने जब उन्हें सुझाव आए और उन्हें ये लगा कि हाँ वास्तव में युवाओं को इस चीज से परेशानी है और युवाओं के लिए ये होना चाहिए, तो उन्होंने लगातार उस पर एक्शन लिया और लगातार शिक्षा में सुधार के लिए काम करने शुरू कर दिए हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर सरकार है और ऐसी सरकार है जो देश के प्रत्येक नागरिक के हित के लिए काम करने वाली सरकार है। आपने देखा कि इस सरकार ने अपने कार्यकाल के अंदर 2 बार किसान आंदोलन में भी सरकार बैकफुट पे गई, जबकि वो किसानों के लिए जो लाई थी योजना बहुत अच्छी थी, उससे किसानों को लाभ होने वाला था। लेकिन जब सरकार को लगा कि देश का नुकसान कहीं ना कहीं हो रहा है और बाहरी शक्तियां जो है वो देश को नुकसान पहुंचाने में लगी हैं, तो सरकार ने वो वापस ले लिया। ऐसे ही ये युवाओं का आंदोलन था, इसमें भी जब ये लगा कि युवाओं का नुकसान होने जा रहा है और देश का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि बहुत सी बाहरी शक्तियां सक्रिय हो गई, विदेशों से फंडिंग होने लग गई और देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होने लगी, तो सरकार ने तुरंत गंभीरता को समझा और सरकार ने तुरंत बैक पे चली गई। सरकार का उद्देश्य काम करना है, सरकार को काम करना है। और अच्छी बात है कि जो विपक्ष नहीं कर पाया वो युवाओं ने कर दिया, कि युवाओं को वो काम सरकार से करवाना था और उन्होंने वो रखा और सरकार उस काम को करने के लिए तैयार हो गई। तो मेरा तो देशवासियों से, युवाओं से, सबसे है कि मोदी जी ही हैं ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे व्यक्ति जो इस देश को नई ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं और प्रत्येक नागरिक के हित में काम कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी को मजबूत रखना और मोदी जी को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस सनातन को इस देश में जीवित रखने के लिए, इस हिंदुत्व को इस देश में जीवित रखने के लिए और विकास को इस देश में जीवित रखने के लिए और इस देश की तरक्की के लिए बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम मजबूत रखें और इस सरकार को ही वोट देकर के बार बार जिताएं जब तक ये देश नंबर 1 ना बन जाए। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर।